Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss the next topic from matters in our surrounding from 9th standard. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैटर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है और जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और फिर हमने मैटर्स की 3 स्टेट डिस्कस की थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो जनरली हम डिस्कस करेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ को। फिर उनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। फिर कुछ एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जो रिजिडिटी है और कंप्रेसिबिलिटी है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो, रिजिडिटी क्या होती है। रिजिड होने का मतलब है कि किसी के बीच में कोई परफेक्ट बाउंड्री है या नहीं, किसी चीज़ की भी। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड है हमारे पास में, तो सिंपली ये कि बोर्ड भी है, तो बोर्ड की कोई ना कोई फिक्स बाउंड्री होती है, उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो अगर फिक्स बाउंड्री आपको कोई शो करता है उसको बोलते हैं कि वो रिजिड है, ठीक है। अगर आप किसी लिक्विड को कहीं छोड़ देते हो, कंटेनर में आपने रखा हुआ, तो वो कंटेनर की बाउंड्री है, ना कि उस लिक्विड की। लेकिन अगर आपने उस लिक्विड को कहीं छोड़ दिया है तो क्या होता है, उस लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं रहती, कहीं भी जाकर के वो फैलना शुरू कर देता है। सिमिलरली जो गैस होती हैं वो भी रिजिड नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम कंप्रेसिबिलिटी में देखें, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी पार्टिकल्स का स्पेस प्रेजेंट है, मतलब कहीं पर जगह प्रेजेंट होती है तो वहीं पर जाकर के पार्टिकल खिसक सकते हैं। अगर कहीं स्पेस ही नहीं है तो पार्टिकल एडजस्ट कहाँ होंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आपने फोर्स अप्लाई किया किसी चीज़ के ऊपर और उसने अपनी शेप को थोड़ा सा मोल्ड कर लिया, तो वो क्या हो गई, कंप्रेसिबल हो गई। तो हम सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस उनके बीच में नहीं होता है। लेकिन हमने इसके अंदर भी एक्सेप्शंस देखा था कि स्पंज जो होता है, स्पंज क्या होता है, अपने आप को फोल्ड कर सकता है, या हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इजीली फोल्ड हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर फील्ड होती है और वो जो एयर होती है उसके पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स अपने जो गैप उनके बीच में है उस गैप को कम कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड था कि अच्छा हाँ, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इसके रिगार्डिंग हम लिक्विड और सॉलिड में बहुत खास डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर अगर आप देखो, जैसे हमारे पास में बैलून है। अब बैलून है या फिर आप ये मान लो कि आपने इक्वल अमाउंट का वाटर लिया हुआ है किसी कंटेनर के अंदर और उतने ही वेट का आपने सॉलिड लिया हुआ है, ठीक है। दोनों को ही अगर आप फोर्स लगा करके उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे बोतल में आपने पानी फिल कर लिया है और वो फुल है पानी से, तो आप उसको प्रेशर लगाते हो तो इतनी ज़्यादा वो फोल्ड नहीं हो पाती है। जबकि खाली बोतल जो होता है प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो कंप्रेसिबल होती है क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। वाटर वाली इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होती। जो कंप्रेसिबिलिटी है, इट मीन्स जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर बहुत ही कम होता है। सॉलिड में तो होता ही नहीं है, लिक्विड के अंदर भी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है, गैस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पर था कि जैसे एक एग्जांपल हम ये देखते हैं, होली का जो फेस्टिवल होता है, बैलून के अंदर जो हम वाटर फिल कर देते हैं या फिर कलर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके फिल कर लेते हैं, तो जब किसी चीज़ पर स्ट्राइक करते हैं, किसी पर्सन पर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, वो उस प्रेशर को, वो कंप्रेसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर रखा था। अगर हमने बैलून के अंदर एयर फिल कर रखी है, उसको हम किसी को मारें तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो वापस आ जाएगा उड़ के या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है बैलून। लेकिन उसके अंदर अगर हमने वाटर फिल कर रखा है या कोई और लिक्विड ऐड कर रखा है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें प्रेशर अप्लाई होता है और वो जब हमने उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जब वो कंप्रेस नहीं हो पाता है तो बैलून क्या करता है, फट जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी वाटर के केस में भी बहुत कम होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बचते हैं वो क्या है, जो डिस्कस करने हैं हमने, इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद टेम्परेचर स्केल एंड लास्टली होगा इवेपोरेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स हमने क्या क्या ली थी कि हमारे पास एक तो सॉलिड होता है, दूसरा हमारे पास लिक्विड होते हैं एंड थर्ड वन जो गैसियस स्टेट होती है वो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो, जो लिक्विड होता है, क्या आप उसको सॉलिड होता है आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड है आप उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर जैसे समझ नहीं आता सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, लिक्विड को सॉलिड गैस में कैसे कन्वर्ट करें, या सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड में ही कैसे कन्वर्ट करें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो डेली लाइफ से हम बार बार देखते हैं, हर एक किसी को पता होता है उसके चेंजेस का। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, कि सॉलिड फॉर्म में जो वाटर होता है दैट इज़ इन आइस फॉर्म, ठीक है। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। और गैशियस फॉर्म के अंदर जब वाटर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो सॉलिड है वो कैसा होता है, जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली हैं, स्पेस बहुत ही कम होता है इनके बीच में, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस को ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जो लिक्विड होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। और गैशियस पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा ही दूर दूर हो जाता है, काफ़ी गैप होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसे होते हैं, गैशियस पार्टिकल्स। अब सोचने वाली बात ये है, ध्यान से देखें अगर हम, कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ जो पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग थी वो वहाँ जाकर के टूट गई है। तो अगर हमें सॉलिड को यानी आइस को हम वाटर के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा है। अगर हमें टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन भी नहीं पता तो अगर आपको दे दिया जाए कि बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको पानी में कन्वर्ट करो, तो क्या करना, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो, सिंपल, ठीक है। तो फ्रिज में क्या होता है, कूलिंग होती, टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे ही उसको बाहर रखा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही वाटर को अगर आपको भाप बनाना है, स्टीम बनाना है, तो क्या करोगे, उसको भी टेम्परेचर को राइज करके दे दोगे, कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। ये जो टेम्परेचर होता है ज़रूरी नहीं है हम आग लगाकर ही दें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सनलाइट दे रहे हैं या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करंट दिया है, वहाँ से भी टेम्परेचर को रेज किया जा सकता है। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर, उसके अंदर एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर हम वैसे तो कंसीडर करते हैं कि सिर्फ आइस होती है, बर्फ़ बन जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे पानी जो है कम्प्लीटली आइस में कन्वर्ट नहीं होता, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है, वाटर भी एग्जिस्ट करता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी आइस होती है, मतलब आइस को अगर आप फ्रिज से निकालते हो तो उसमें से क्या निकलती है, गैस भी निकलती है, भाप निकलती है उसके अंदर। वो फ़र्क अलग है कि यहाँ गर्म निकलती है, वहाँ पर ठंडी भाप निकलती है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट जहाँ एग्जिस्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिपल पॉइंट, खैर आपके अभी 9th स्टैंडर्ड का तो नहीं है, 11th क्लास में इसको पढ़ोगे, आपके लेवल में भी इतना है कि एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर होता है वो मैक्सिमम आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो आइस में भी है और वो उस टाइम पर थोड़ा सा उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन है कि जैसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर स्टार्ट कर रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस से आप उसको हीट करना शुरू कर रहे हो आइस को, या आपने उसको फ्रिज से बाहर रख दिया है, तो टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया कि 0 से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस अभी उसने अटेन करना शुरू किया है, और कुछ पार्ट आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। आप उसको कंटिन्यूसली टेम्परेचर दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो या करंट दिए जा रहे हो, तो इट मीन्स आप हीट तो बार बार दिए जा रहे हो, तो टेम्परेचर भी तो रेज करना चाहिए ना। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री इतना टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन काफ़ी टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि जो टेम्परेचर है वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा है, इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो आप तो कॉन्टिन्यूसली हीट दिए जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर आपका थर्मामीटर के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो एनर्जी की आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो हमें दिख नहीं रही है थर्मामीटर के अंदर, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट एनर्जी, या सिंपली बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
क्योंकि वेपराइजेशन वर्ड इसीलिए लिखा होता है। हम यहाँ पर इसको इस केस में डिस्कस करते हैं कि जब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना शुरू किया, जैसे हमने वाटर को गर्म करना शुरू किया भाप बनाने के लिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो काफ़ी देर तक आप देखोगे 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। आप तो कॉन्टिन्यूसली उसको हीट कर रहे हो, लेकिन थर्मामीटर उसको 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर शो कर ही नहीं रहा है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो एनर्जी वहाँ जाकर के छुप गई है, जो इंक्रीज नहीं करने दे रही है टेम्परेचर को, थर्मामीटर को, तो वो क्या है, किस तरह की एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज नहीं कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली हम हीट को दिए जा रहे हैं, तो फिर वो हीट गई कहाँ पर है? ठीक है, तो वो हीट कहाँ गई है? उन पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में बिजी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मतलब आप ऐसा मान लो कि जैसे पुरानी मूवीज़ होती थी, उसके अंदर क्या होता था, एक बहुत प्यारी सी फैमिली को दिखाते थे जिनके मेंबर्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी। ठीक है, फिर कोई एक पड़ोस की औरत होती है, उसको वो फैमिली अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वहाँ तो बहुत प्यार है और उसकी फैमिली के अंदर बहुत झगड़े हैं। वो क्या स्टार्ट करती है, धीरे धीरे उस फैमिली में एंटर करती है स्टार्टिंग में, फिर किन्हीं दो मेंबर के बीच में या किसी एक मेंबर को भड़काना शुरू कर देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जिससे उस मेंबर की बाकी मेंबर्स के पास में जो बॉन्डिंग थी वो वीक हो जाए। यानी वो कहाँ यूज़ कर रही है अपनी एनर्जी को? उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में यूज़ कर रही है, आग लगा रही है। ठीक है, हम भी क्या कर रहे हैं, आग लगा करके इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ के उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी हम ये सोच रहे हैं कि टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर भी इंक्रीज हुआ दिखे, वो इंक्रीज इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो जो एनर्जी है वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं है कि थर्मामीटर में मिल जाए हमें। वो एनर्जी तो बिजी हो गई उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जब बॉन्ड टूटता है तभी सॉलिड के पार्टिकल्स दूर होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जब वो बॉन्ड जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है वो टूट जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस के अंदर। तो आई थिंक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कि 1 किलोग्राम लिक्विड हमने फिक्स कर दिया, 1 किलोग्राम लिक्विड है हमारे पास, उसको हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास हीट आ रही है, जो टेम्परेचर को शो नहीं कर रही है, विदाउट शोइंग द इंक्रीज इन थर्मामीटर, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हिडन एनर्जी भी बोलते हैं। हिडन एनर्जी, हिडन एनर्जी क्यों? क्योंकि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो जा करके छुप गई है, थर्मामीटर के अंदर शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सेम ही है। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं जो इनका इंटर कन्वर्जन है टेम्परेचर के अलावा और क्या होता है। अच्छा, जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया और सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्जन हुआ है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो याद नहीं होता क्योंकि देखो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर देने पर, हीट देने पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये वर्ड तो याद रहते हैं कि कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, या इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसको दूर कैसे करेंगे? देखो मेल्टिंग पॉइंट में एक वर्ड छुपा हुआ है मेल्ट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में वर्ड छुपा हुआ है बॉयल। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। पिघलता कौन सी स्टेट है? सॉलिड पिघलता है। अब जो वो पिघलता है तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी जब सॉलिड जो है वो गैस में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं? उबलना, बॉयल होना। बॉयल क्या होता है? सॉलिड तो बॉयल होता नहीं है क्योंकि उसको तो गर्म करोगे वो पिघल जाएगा। लिक्विड एक ऐसी स्टेट है जो बॉयल होती है, तो लिक्विड बॉयल होता है। बॉयल होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? गैस के अंदर। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से पहचानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एक दूसरा है जो जनरली हम नाम देते हैं कई बार ये लिखा मिलेगा आपको कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर टर्म यूज होती है फ्यूजन। फ्यूजन कई बार पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम कहें कि लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट करा दिया, तो हम क्या बोलते हैं?
फ्रीज करा दिया उसको, जमना बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग लिखो या फिर कूलिंग लिखा हुआ हो सकता है। तो हमने डबल हेडेड एरो से शो कर दिया कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और जो लिक्विड है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक स्टेट जो है मैटर की वो दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा है कि जो लिक्विड है जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और जब गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कराएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा कैसे कन्वर्ट कराएंगे, गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे, उसको भी तो टेम्परेचर, अब यहाँ से जब यहाँ बढ़ रहा है तो हमें गर्म करना पड़ रहा है, तो उसके अपोजिट जब हमें करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो गैस के पार्टिकल्स जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। 7th क्लास में आना शुरू हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन इन डेली लाइफ। वहाँ पर हम क्या लिखते थे कि हमने कोई भी पानी गर्म किया है किसी पैन के अंदर, या मिल्क हमने गर्म किया है, गर्म करते हैं उसके ऊपर हम लिड ढक देते हैं, कोई ढक्कन ढक देते हैं, उसको उठा के देखेंगे तो उसके नीचे, प्लेट के नीचे क्या मिलता है, हमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट मिलते हैं। ठीक है। वही चीज़ क्या होती है कि जो गैस बनी थी, जो वेपर बने थे उसके, उन्होंने उस प्लेट से ठंड ली और वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड के अंदर, क्योंकि प्लेट जो है उस दूध के कंपैरिजन में तो ठंडी है ना, और उस पैन के कंपैरिजन में भी ठंडी है, तो उसने प्लेट के से क्या लिया है, कूलिंग, क्योंकि अगर उसको बाहर का एनवायरनमेंट मिलता तो वो एस्केप हो जाता। अब उसको बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मिला है, प्रेशर भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाना, धकेल रहे हैं, वो उठ रहे हैं ऊपर, वो वापस उसको धकेल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि दो पार्टिकल जो दूर दूर थे, धकेलेंगे उनको तो वो कोलाइड करेंगे, टक्कर लगेगी, कोलाइड करेंगे। दो पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं तो भारी हो जाते हैं, भारी होंगे तो गैस तो बन नहीं पाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं सराउंडिंग से कूलिंग को लेकर के, तब उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। अब देखो कोई ऐसे एग्जाम्पल भी दिमाग में आता है कि हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट कर सके। देखो गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सके, इसका अपोजिट हो जाएगा जब हमें सॉलिड का गैस में कन्वर्जन पता हो तो। ठीक है। क्योंकि कोई भी सॉलिड है हमारी डेली लाइफ के अंदर, हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सबसे पहले वो पिघलता है, इट मीन्स वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि जब हमने सॉलिड को गर्म किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। क्योंकि गैस में यहाँ से भी कन्वर्जन हो सकता है कि पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हमने उसको गर्म करना छोड़ा नहीं है, फिर भी उसको हम गर्म किए जा रहे हैं, तो वो लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और ऐसे एग्जाम्पल किसका होता है, कपूर का होता है। कपूर जो होता है नवरात्रों में जो यूज़ करते हैं, या फिर जो हम वॉश बेसिन के अंदर यूज़ करते हैं, या हम क्या करते हैं घरों में कपड़ों में स्मेल ना हो जाए उसके लिए यूज़ करते हैं, जम्स को से बचाने के लिए। तो वो बोल्स जो होती हैं वो सॉलिड की होती हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप उनका साइज़ कम मिलता है, कई बार साइज़ कम मिलता है, कई बार हमें काफ़ी दिनों के बाद देखते तो गायब भी मिलती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो लिक्विड बन गया हो और कपड़ों के नीचे चिपक गया हो। क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस को हमने सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कराना होता है, अब ये तो क्या हुआ, टेम्परेचर हमने दिया तभी तो वो गैस में कन्वर्ट हुआ। उसका जस्ट अपोजिट कि टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने से वो गैस में कन्वर्ट हुआ है, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको भी क्या बोलते हैं, कूलिंग बोल सकते हैं या फिर हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं अगर प्रेशर का रिलेशन दिया जाता है तो प्रेशर से कैसे चेंज करते हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एक काइनेटिक एनर्जी टर्म होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल उतने ही ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे। इट मीन्स सॉलिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर भाग रहे हैं, उनको एनर्जी मिल गई है। और ये एनर्जी किससे मिलती है, टेम्परेचर से मिलती है। किससे मिलती है, टेम्परेचर से मिलती है। ठीक है। अब हमने टेम्परेचर का फैक्ट क्या पढ़ा है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया ये पार्टिकल्स दूर हो गए, दूर होने से वो लिक्विड बने हैं, और लिक्विड के पार्टिकल और दूर होने से गैस बने हैं।
अब देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। प्रेशर, ये पार्टिकल्स पहले से ही इतने नज़दीक हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, हम प्रेशर अप्लाई करें और कुछ और चेंज हो जाए। तो सॉलिड के पार्टिकल जो परफेक्टली सॉलिड होते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, अब ध्यान से देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस है। अब जैसे हम क्या करते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम किसी को नहीं जानते, कोई नोन नहीं होता हमारा वहाँ पे, तो एक ऐसी सीट है जहाँ पर 3 की सीट है वो और 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो थोड़े से अकड़ू हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उस सीट पर इस तरीके से बैठे कि कोई तीसरा बंदा आकर के ना बैठे। एक बहुत शरीफ सा बंदा आता है और वो बोलता है कि थोड़ा सा साइड देना प्लीज़, नहीं खिसक सकते वो, ठीक है। एक गांव की महिला चढ़ जाती है दबंग सी, वो बोलती है दूर हो जा, सीट है यहाँ पर बैठने नहीं देगा किसी को। तो वो जो एकदम से वहाँ से दबाव आया है, वो जो प्रेशर आया है, वो क्या कर देता है उनको थोड़ा सा, भले ही वो थोड़ा सा खिसकें लेकिन खिसकेंगे ज़रूर सीट देने के लिए। तो वो चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है कि जब तक प्रेशर नहीं लगा है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो था लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, अपने गैप को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, मतलब कम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया वो पार्टिकल्स क्या हो गए, नज़दीक हो गए। लेकिन अगर वही औरत ऐसे बंदे को जाके बोलती है जहाँ पर ऑलरेडी 3 बैठे हुए हैं, 3 की सीट है, 3 बैठे हुए हैं या 4 बैठे हुए हैं, 3 बैठे हुए, एक छोटा सा बच्चा भी उनके पास में बैठा हुआ है, अगर वो वहाँ जाकर उनको ज़ोर से बोले या चिल्ला के बोले, लड़ाई करके बोले, तो क्या वो वहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं होगी, सीट नहीं होगी, तो वहाँ जाकर के एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। तो लिक्विड के पार्टिकल्स पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स का जो गैप है ये कम हो जाएगा, ये नज़दीक आएंगे। नज़दीक आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स हैं इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, ये पार्टिकल्स भी नज़दीक आएंगे। तो पहले जितना नज़दीक आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है हमने तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी कि अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कहे कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और प्रेशर को क्या कर दिया है, आपने घटा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर घटा दिया, तो दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे, टेम्परेचर बढ़ा दिया उसने तो बॉन्ड को तोड़ दिया, और प्रेशर हमने कम कर दिया तो हमने इन पार्टिकल्स को आज़ादी दे दी कि तुम घूम सकते हो। प्रेशर कम कर दिया तो ये पार्टिकल फ्री हो गए, एक ने तो बॉन्ड को तोड़ दिया, दूसरे ने इनको फ्री कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है कि हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है और प्रेशर को कम कर दिया है। ध्यान रखना है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया और प्रेशर को भी बढ़ा दिया तब ये चेंज नहीं होगा। आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया है वो बॉन्ड को तो तोड़ रहा है, लेकिन आपने साथ में प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब वो बॉन्ड भले ही टूट गया हो लेकिन वो पार्टिकल्स मजबूरी है पास में रहेंगे, क्योंकि आपने क्या इंक्रीज कर दिया है, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्लास में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक बैठते हैं और वो पूरी क्लास को परेशान करके रखते हैं। अब कोई स्ट्रिक्ट सा टीचर आता है, बोलता है तुम दोनों को इकट्ठा बैठना है, क्योंकि अलग अलग बैठे हैं तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इकट्ठा बैठे तो बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, या ये मान लो कि दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, झगड़ा करते हैं। तो उन दोनों को इकट्ठा बैठा दिया, मजबूरी है, प्रेशर अप्लाई किया है इसीलिए बैठे हैं, तो वो दूर नहीं जा सकते जब तक टीचर क्लास में है। जैसे ही टीचर गया प्रेशर भी गया, प्रेशर चला गया तो पार्टिकल्स फिर से मोशन में आ गए। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो वो कुछ भी कह दे आपको, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, या प्रेशर को भी इंक्रीज कर दिया, आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर अप्लाई किया है तो पार्टिकल नज़दीक आएंगी, टेम्परेचर को बढ़ाया है तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हैं ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो क्या है, टेम्परेचर स्केल का। टेम्परेचर स्केल,
अब देखो टेम्परेचर स्केल क्या चीज़ होती है कि हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे हमें कोई लिक्विड को मेज़र करना होता है तो हम लीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर इस तरीके से मेज़र करते हैं। कोई चीज़ हैवी है, मास लिए हुए है तो हम ग्राम, किलोग्राम के अंदर। डिस्टेंस को हमने मेज़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरीके से मेज़र करते हैं। यानी किसी ना किसी चीज़ को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हमें कोई यूनिट चाहिए होती है। तो ऐसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट होती हैं 3, लेकिन उसमें से 2 अभी आपके 9th स्टैंडर्ड में है, 3rd वन आप 11th क्लास में स्टडी करोगे। 0 डिग्री सेल्सियस आप सुनते हो तो सेल्सियस होती है एक यूनिट, एक केल्विन होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको 0 मतलब सेल्सियस में वैल्यू दे दी गई है तो आपसे केल्विन में पूछा जाएगा, केल्विन में दे दी है तो आपको सेल्सियस में निकालने के लिए कहा जाएगा। मतलब यूनिट को कन्वर्ट करा के देखा जाएगा कि आपको यूनिट का कन्वर्जन आता है या नहीं आता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपके टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे कन्वर्जन के वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या रिलेशन याद रखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है 273 केल्विन। उसको 273 केल्विन कहो या 0 डिग्री सेल्सियस कहो, एक ही बात है। ठीक है, 0 सेल्सियस का 0 और केल्विन की 273, इन दोनों की वैल्यू 1 है। जैसे हम ये बात करते हैं ना कि डॉलर में कितने रुपीज़ होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही डिग्री सेल्सियस जो होती है यानी उसकी वैल्यू हम ये बोल सकते हैं ज़्यादा है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने तो 98.4 के आसपास सुना है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, 100 हो जाता है या 101, 2 हो जाता है तो हम बोलते हैं फीवर है। वो फ़ारेनहाइट डिग्री होती है जो हम यूनिट बोल रहे हैं। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री होता है। तो सेल्सियस के अंदर हमने याद रखना अभी 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर होता है। आप कहें कि इसको आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या करोगे, जहाँ भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखो। उसने लिखने के लिए कहा है या नहीं कहा है, आपने ये फॉर्मूला लिखना है। अब उसने क्या कहा, 0 डिग्री सेल्सियस को 37 को हमने किस में कन्वर्ट करना, केल्विन के अंदर। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है तो कितना डिक्रीज़ हुआ है। कितना है ये, इंक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज़ कर रही है। कितना, जब हमने 0 में 37 को ऐड कर दिया तो 37 डिग्री सेल्सियस बन गए। और हमने कहा दोनों की वैल्यू 1 है। जब इससे 37 ज़्यादा है तो इससे भी तो 37 ज़्यादा ही होना चाहिए ना वैल्यू। तो 37 हमने यहाँ ऐड किए तब हमारे पास ये वैल्यू आई है। आपको यहाँ भी 37 को ऐड करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 013 310 केल्विन, ये वैल्यू आ गई। आपको वो दे देता है कि आपके पास 573 केल्विन है, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। केल्विन के नीचे केल्विन को लिखो, सेल्सियस की बात पूछी गई है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, $573 केल्विन और पूछा है कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कैसे पता करेंगे, इसमें से ये वैल्यू घटा दें, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 273 माइनस कर दें तो वैल्यू क्या आ गई, 003। 300 केल्विन, 300 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इससे 300 ज़्यादा है तो इससे भी तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, 300। तो 573 केल्विन के अंदर कितने सेल्सियस होते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है। ऐसा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही नहीं होता, माइनस वैल्यू भी है कि अगर वो कह दे आपके पास -10 डिग्री है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बताइए केल्विन कितना होगा। तो 0 से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, 10 को माइनस करना पड़ा। यहाँ से भी आप क्या करोगे, 10 को माइनस कर दोगे। 10 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 263 केल्विन, यानी -10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 263 केल्विन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है।
तो समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर को की यूनिट्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन टर्म होती है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब आप कहोगे ये तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, कि लिक्विड जो होता है वो बॉयल होकर के गैस में कन्वर्ट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले। बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले कहो या बॉइलिंग पॉइंट के अलावा जो टेम्परेचर हम देते हैं उस पर भी कन्वर्ट हो जाए। कि जैसे हमने कहा जो वाटर होता है, वाटर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कब कन्वर्ट होता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, जो कपड़े हम सुखाते हैं धूप में, उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, और जब वो धूप में सूख जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर किस में कन्वर्ट होकर चला गया है? गैस में कन्वर्ट होकर चला गया है। तो क्या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता है, ज्यूम कर सकते हो? 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है, ये इतना टेम्परेचर होता है कि आप यहाँ इन्वर्टेड पाम से और जो आपकी एल्बो है यहाँ से टच कर सकते हो। अगर यहाँ से टच नहीं कर सकते हो, आपको गर्म लग रहा है, तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। तो इतने टेम्परेचर को आप टच कर सकते हो, ठीक है। और आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो कि वाटर तो तब गैस में कन्वर्ट होता है जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो क्या कभी हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना होता है 60 to 70? जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं तब भी 50 क्रॉस भी बहुत रेयर केसेस में होता है कि किसी एरिया में ऐसा हो 50 डिग्री सेल्सियस को जो क्रॉस कर गया हो। इतना टेम्परेचर एनवायरनमेंट का नहीं होता। लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी हम बात करें तो कपड़े सूख जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कि किसी भी टेम्परेचर पर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले की ही बात करो भले ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में? जो इवेपोरेशन होता है ये सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस पर। यानी जैसे आप देखो, जब कपड़े सूखते हैं तो सबसे पहले वो जो सरफेस कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, वहाँ से सूखते हैं। फिर आप उसको पलट के सुखाते हो क्योंकि नीचे वाला हिस्सा गीला रह जाता है। इट मीन्स क्या है कि जो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है कैसा होता है? सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस डिपेंडेंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बल्क फिनोमेना होता है। मतलब कि जब आप वाटर को बॉयल करना शुरू करते हो तो पूरा का पूरा पानी उसके प्रोसेस में चलता है। जो पानी गर्म हो गया वो पानी नीचे आना शुरू हो जाता है, ठंडा पानी फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ठंडा पानी होता है या ठंडी जो गैस होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, वो लोअर साइड में बैठना शुरू, लोअर साइड में जो गर्म पानी होता है वो ऊपर उठना शुरू होता है, और जो ठंडा पानी होता है वो लोअर साइड में मूव करना शुरू करता है। तो वाटर इस तरीके से घूमता रहता है अपने आप को पूरा गर्म करने के लिए, और तब जा कर के वो क्या होता है? बॉयल होता है। तो ये तो बल्क फिनोमेना है, पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ऑल ओवर जो वाटर होता है या ऑल ओवर लिक्विड होता है, ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना होता है। इवेपोरेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जब आप देखते हो बारिश होती है, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, किसी गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उसको सूखने में पूरा दिन या टाइम या 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम गर्म करके किसी चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस हमने वाटर को टेम्परेचर दे दिया है, तो उसको जस्ट 2 या 3 मिनट वो टेम्परेचर अटेन करने के बाद में 2 या 3 मिनट में वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम मान लो कि 2 या 3 घंटे के अंदर वो जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पानी लिया हुआ है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। अब देखते हैं कि जो इवेपोरेशन है डेली लाइफ में क्या क्या उसके यूजेस होते हैं। जो इवेपोरेशन होता है इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। इसी के बेस पर हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस में है। एक तो ये है कि जो डेजर्ट कूलर होता है जो हम यूज़ करते हैं गर्मियों में, वो ठंड कैसे देता है। दूसरा होता है जो अर्थन पोट होता है हमारे पास, उसमें पानी ठंडा कैसे रहता है। तीसरा है
कि जो हमारे पास एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है, या जो परफ्यूम होता है, जब हम उसको हाथ पे डालते हैं तो हमें कूलिंग होती है। ठीक है। एक फोर्थ क्वेश्चन आता है कि चाय हमने जो सॉसर प्लेट होती है, सॉसर प्लेट क्या होती है, जैसे पुरानी मूवियों में देखते थे आप कि ऐसे कप है, उसके नीचे हम एक प्लेट यूज़ करते थे, वो सॉसर प्लेट होती है। कि अगर आप चाय को कप में पीते हो और सॉसर प्लेट के अंदर डाल के पीते हो तो आप कंफर्टेबल इस सॉसर प्लेट में होते हो, इसका रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहला देखते हैं डेजर्ट कूलर के अंदर। जो डेजर्ट कूलर होता है वो क्या करता है, देखो अभी इवेपोरेशन क्या कर रहा है, अपने आसपास की गर्मी को लेकर के, जो पानी हमने कपड़ों में डाला था सूखने के लिए, उस पानी ने क्या किया है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से गर्मी ली है, वो उतनी हीट ली है जिससे वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में। तो जहाँ से उसने हीट ली है वहाँ तो ठंड हो गई ना। तो डेजर्ट कूलर में क्या हुआ कि उसके पास कुछ पैड्स भरे हुए होते हैं, जो घास फूस हम उसके अंदर, फूस जो होती है जिसको पैड्स बोलते हैं, वो उसके अंदर हमने लगा रखे हैं नेट के फॉर्म में। तो जो वाटर पंप होता है मोटर के थ्रू, वो उन पैड्स के ऊपर सर्कुलेट करता है, और वो जो पैड्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, होल होते हैं, छेद होते हैं। आपने नोट किया होगा जब पुराना हो जाता है कूलर, काफ़ी टाइम हो गए वो फूस डले हुए, तो वो उसके छेद बंद हो जाते हैं। पता कैसे चलता है कि ठंडी हवा आनी बंद हो जाती है कूलर से। फिर चेक करते हैं कि हमें या तो ये पैड्स चेंज करने पड़ेंगे, नए लेकर आने पड़ेंगे, या इनमें हमें दोबारा से किसी भी तरीके से मैनेज करके होल करना पड़ेगा। तो वो होल जो होते हैं वहाँ से पानी जैसे पंप आउट हुआ तो उनके ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हवा बाहर से आती है, बाहर तो गर्मी है, गर्म हवा जो होती है वो उन छेद में आकर के बैठ जाती है। अब जो पानी वहाँ उस पर सर्कुलेट कर रहा है, उस गर्म हवा से गर्मी ले लेता है और खुद वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है। अब जिस हवा से उसने गर्मी ली है वो हवा तो कैसी हो गई, कूल हो गई, ठंडी हो गई। इसीलिए जो हवा वो फेंकता है कूलर, वो कैसी आती है, कूल आती है। नेक्स्ट है अर्थरन पोर्ट। जो अर्थरन पोर्ट होता है, मिट्टी का जो मटका होता है, वो भी जनरली हम समर सीजन के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं उस मटके के अंदर भी। तो उसमें हवा भरी हुई होती है। जब पानी से हमने मटका भर दिया तो उस छेद में से पानी बाहर थोड़ा सा उसके ऊपर, मटके के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, धीरे 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 धीरे। आप देखते हो ना, जैसे मिट्टी के दिए होते हैं, जब उसको हम गीला करते हैं, धोते हैं उसको, तो आप देखो काफ़ी देर तक उसमें सन सन की आवाज़ आती है, और धीरे धीरे पानी पानी सोखना स्टार्ट कर देते हैं वो। तो वो पानी कहाँ जाता है, धीरे धीरे हमें दिखता सोखना, पहले पानी थोड़ा थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, वो सोखना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली उसके बीच में जो छेद होते हैं, पानी वहाँ जाकर के ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे ही मटका होता है, मटके के अंदर भी क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो उनके अंदर पानी भर गया। अब एनवायरनमेंट में जो गर्म हवा चल रही है और जो अंदर गर्मी है, पानी के अंदर जो गर्मी है, मटके के अंदर जो भरा हुआ है, और जो मटके के सरफेस पर गर्मी है, उस गर्मी को, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो वाटर, और उतनी ही हीट उसको काफ़ी होती है इवेपोरेशन के लिए। वो इवेपोरेट कर गया। हीट कहाँ से ली, मटके से ली, मटके के पानी से ली। तो वो पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि उसमें जो हीट थी वो तो उस वाटर वेपर ने, जो पोर के पास आ गए थे, उन्होंने गैस में कन्वर्ट होने में यूज़ कर ली। तो जब हीट चली गई है तो क्या है, वहाँ पर कूलिंग है, इसीलिए पानी ठंडा रहता है। फिर एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, ये आप हाथ पे डालोगे तो आपको ठंड लगती है। इनको छोड़ो, परफ्यूम का तो एग्जाम्पल सभी को पता होगा, ये तो सभी एक्सपीरियंस कर चुके हो कि परफ्यूम या स्प्रे जो बॉडी का होता है, जहाँ भी आप लगाते हो वहाँ पे ठंड फील होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर हम ये बात करें कि उसके अंदर गैस ना हो तो ठीक है, मैक्सिमम अगर जहाँ लिक्विड होता है तो स्प्रे करते हो लिक्विड आता है, फिर वो लिक्विड गायब भी हो जाता है। जैसे ही डला तभी गायब हो गया। किस तरीके से, बॉडी के जिस हिस्से से वो टकराया है वहाँ से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हीट को जहाँ से एब्जॉर्ब किया, वैसा तो है नहीं परफ्यूम आपने यहाँ लगाया है और पूरी बॉडी आपकी ठंडी हो गई है, जहाँ लगाया है उसी हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए सिर्फ वही हिस्सा हमें कैसा लगता है, कूल लगता है। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जो ये इसी इवेपोरेशन से रिलेटेड कि सॉसर प्लेट में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें कि जो नमी होती है एनवायरनमेंट के अंदर, जो नमी होती है ह्यूमिडिटी, वो क्या करती है, इवेपोरेशन को कम करती है।
दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि हवा में ऑलरेडी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, और वाटर अगर वहाँ प्रेजेंट है तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? जो चीज़ पहले से ज़्यादा है वहाँ पर ट्रांसफ़र होना कम हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही लेट होगा तो सही, लेकिन कैसा होगा? लेट होगा। फिर अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। जैसे कि कपड़े सुखाते हैं तो उसको ऐसे झाड़ के और फैला के सुखाते हैं, अगर हमने उसको निचोड़ा और उसको ऐसे ही बंडल की फॉर्म में लटका दिया तो क्या वो सूखेंगे? सूख जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत ट्रिपल हो सकता है उस केस में, कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसको सूखने के लिए, क्योंकि सरफेस एरिया अगर हम देंगे, फैला देंगे उसको, तो सरफेस ज़्यादा मिल जाएगा वाटर के पार्टिकल्स को एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के लिए। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। तो यहाँ देखो जो ये टी कप था, यहाँ पर क्या है कि जो कप है वहाँ पर सरफेस एरिया कम है, ठीक है, सरफेस एरिया कम है। सॉसर प्लेट जो है उसका सरफेस एरिया फैली हुई है वो, तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, उससे ज़्यादा हीट निकल जाती है एनवायरनमेंट की हीट को लेकर के, तो वो खुद ठंडी हो जाती है। ज़्यादा हीट मिल गई उसको और वो गैस में कन्वर्ट हो गई तो उसको ठंड मिल गई, तो जल्दी ठंडी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सॉसर से उसको पीना कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कप, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में है शायद, एट 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन किसके इक्वल था? 0 डिग्री सेल्सियस के। तो या तो ये बात कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, या वो ये कहे कि 273 केल्विन पर, एक ही बात है। क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने आइस लिया है और वाटर लिया है। अब भले ही वो वाटर है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर लिया है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। आइस लिए है तो वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो क्वेश्चन कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने आइस और वाटर लिए हैं कूलिंग कराने के लिए, तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा इफेक्ट होगा कूलिंग के लिए? कौन ज़्यादा कूलिंग करा सकता है? ठंडा पानी करा सकता है या बर्फ़ करा सकती है? अब देखो ये वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो ठंडे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। जैसे गर्मियों में लस्सी पीते हैं तो उसके अंदर भी ठंडा पानी मिलाने के बजाय प्रेफर करते हैं बर्फ़ डालना। ऐसे ही जूस के अंदर भी क्या करते हैं? बर्फ़ डाल के पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट उनको कैसा लगता है? कूलिंग का लगता है। अब ये तो समझ आ गया कि इसका इफ़ेक्ट कूलिंग का ज़्यादा होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो आइस के पार्टिकल्स हैं वाटर के मुकाबले, हमने क्या कहा था? वाटर कैसा था? जब एग्जाम्पल लिया था तो ये लिक्विड था, और जो आइस है ये कैसा है? सॉलिड है। हमने कहा था जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें हीट देनी पड़ेगी, और जब हम बात अब किसकी कर रहे हैं? लिक्विड को, यानी वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कूलिंग की है तब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस के अंदर। अब वो कुछ तो आइस की बात कर रहा है, कुछ वाटर की। अब वाटर ठंडा तो है, लेकिन उसने इतनी कूलिंग नहीं ली है कि वो आइस में कन्वर्ट हो गया हो। देखो जैसे हमारे पास वाटर के 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे, हमने इसको कूल करना शुरू किया, फ्रीज करना शुरू किया है। जैसे ही उसको कूल करना शुरू किया तो 100 में से हमारे पास 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन्होंने उतनी सफिशिएंट कूलिंग ले ली है जिससे वो आइस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और 50 पार्टिकल ऐसे हैं जो कूलिंग लेने में अभी भी चल रहे हैं, बिजी हैं, मतलब उनको सफिशिएंट कूलिंग अभी नहीं मिली है जो उसको वाटर से आइस में कन्वर्ट करा सके। मतलब 50 तो कन्वर्ट हो गई है आइस के अंदर, इतनी ठंड उनको मिल गई है, बाकी जो 50 हैं वो कूलिंग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किस में है? वाटर में ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 50 पार्टिकल्स हैं इन्होंने एक्स्ट्रा कूलिंग ले ली है, तभी तो ये आइस में कन्वर्ट हो पाए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर अभी भी है दोनों केस में,
273 है, लेकिन हमने क्या कहा था कि कुछ लेटेंट हीट होती है, तो वो तो था कि जब हम उसको हीट करा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कूलिंग कराते टाइम भी तो ऐसा ही होगा कि सभी पार्टिकल एक जैसी कूलिंग नहीं गेन कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसा जो फास्ट कूलिंग करके सभी, अब कूलिंग तो सभी को मिल रही है, लेकिन किसी जो पार्टिकल्स उसके साइड में ज़्यादा है, लोअर सरफेस पर ज़्यादा है, वो ज़्यादा कूलिंग गेन करके जल्दी आइस में कन्वर्ट हो गए। बाकी अभी कूलिंग गेन कर रहे हैं, वाटर के अंदर हैं, कूलिंग नहीं हुई है। तो ये वाटर भले ही कूल है, लेकिन इनके मुकाबले तो इसकी कूलिंग कम है ना, तो इसीलिए जो कूलिंग का इफेक्ट है वो कौन क्रिएट करता है, आइस ज़्यादा क्रिएट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, गर्म पानी है, हमने पानी को उबाल लिया, उसको हम उतारना चाहते हैं। जैसे हमने गैस पर एक पैन लिया है और उसमें हमने वाटर को बॉईल कर लिया, वाटर बॉईल हो चुका है, अब हम उसको उतारना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय मिस्टेक ऐसा हुआ कि वो जो भाप है, वो जब पानी बॉईल कर रहा है उसके मुकाबले जो भाप होती है वो हमारे हाथ को इंजर्ड कर गई है, और कुछ पानी जो है, गर्म पानी जो है, वो दूसरे हाथ पर गिर गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंजरी है वो किस केस में ज़्यादा होगी, भाप से हम ज़्यादा जलेंगे या जो गर्म पानी है उससे ज़्यादा जलेंगे, ठीक है। अब अगेन वही क्वेश्चन है लेटेंट हीट से रिलेटेड। हमने क्या कहा, वाटर और स्टीम की बात की है। वाटर में पार्टिकल ऐसे हैं और स्टीम के अंदर पार्टिकल ऐसे हैं। ऐसे पार्टिकल्स ऐसे कब कन्वर्ट हुए हैं, जब उनको इतनी ज़्यादा हीट मिल गई कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल टूट के बिखर गया है। स्टीम के अंदर वो पार्टिकल्स उसके बॉन्ड के टूटने के बाद कन्वर्ट हुए हैं। पानी गर्म होना भले ही शुरू हो गया, लेकिन वो गर्म पानी स्टीम में, गैस में तब तक कन्वर्ट नहीं हुआ जब तक उनके बीच का बॉन्ड भी नहीं टूटा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दी जा रही थी, जिसको हमने कहा था कि एनर्जी तो मिल रही है लेकिन वो शो नहीं हो रही, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो स्टीम के पार्टिकल कब के गेन कर चुके हैं, तभी तो वो बॉन्ड भी टूट गया है। और जो गर्म वाटर है उसके पार्टिकल्स में वो लेटेंट हीट अभी लगी हुई है बॉन्ड को तोड़ने में, वो बॉन्ड टूटा नहीं है। इट मीन्स कि जो स्टीम है वो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा हीट ले चुके हैं, तभी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई गर्म पानी के कंपैरिजन में। तो जहाँ एक्स्ट्रा हीट आई है, ज़्यादा गर्मी आई है, वही तो ज़्यादा इंजरी कोज करेगी। इसीलिए जो स्टीम होता है वो ज़्यादा इंजरी कोज करता है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्लियर हुआ? आई थिंक आपका इस चैप्टर में अभी कुछ नहीं बचा है। कोई और टॉपिक, कोई और क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इसमें पेंडिंग है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो बता देना, ठीक है। अदरवाइज